जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग कारपोरेट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है ICA अर्थात अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो आज हम लोग बेसिक एकदम जानेंगे इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं। कारपोरेट अकाउंटिंग की अगर बात करें, बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उनको जब उनका एग्जाम होगा फाइनल अभी, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनीज ये दोनों एक यूनिट का पार्ट है। अब इसमें से किसी से भी पूछा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ज्यादातर अगर आप पीछे अनसॉल्व उठाकर देखेंगे तो जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, ये चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर भी यहां से रिलेटेड खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं हमेशा जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूं उसको मैं ऐसे कुछ डिजाइन करता हूं कि एकेडमिक के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, साथ ही साथ आपका कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर कई एक किताबों से संबंधित आपको वीडियोस मैंने उपलब्ध करा रखे हैं। आप उसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी दोस्त के लिए आवश्यक है तो उन तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, इंश्योरेंस का प्रारंभ कहाँ हुआ, कब से इसका प्रारंभ हुआ। तो जब हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी में देश आजाद हुआ, उसके बाद में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, कसके इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। जब इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया तो उसमें एक बात और आई सामने। वो बात कौन सी थी? देखो, जब कभी भी इन्वेस्ट करना होता है ना, तो इन्वेस्टर हमेशा दो चीजें चाहता है। क्या? एक तो चाहता है मैक्सिमम रिटर्न, कि ज्यादा से ज्यादा मुझे लाभ मिल जाए उस पर, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात क्या चाहता है? सेफ इन्वेस्टमेंट। जो मेरा विनियोग हो ना वो सेफ रहे, उसमें रिस्क ना हो। व्यवसायिक रिस्क हो लेकिन डूब जाने का रिस्क जितना कम हो सके उतना हो। आप खुद सोच के देखिएगा, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या सोचेंगे? इन दो बातों को दिमाग में रखेंगे या नहीं रखेंगे, कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता रहे, लेकिन ये नहीं है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो डूब जाए, वो चला जाए। नहीं, हम चाहेंगे कि वो भी बना रहे। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि जब कोई भी इन्वेस्टर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहा है तो रिटर्न तो उसको मिल रहा है, लेकिन कई एक कैजुअलिटी हैं जो हो सकती हैं व्यवसाय में। वो क्या? आग लग सकती है। अगर समुद्री व्यवसाय की बात करें, जहाज डूब सकता है, भूकंप आ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं कोई भी हो सकती हैं, अन्य कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, ऐसी दुर्घटना हो जाने पर क्या होगा? व्यवसाय ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो विनियोग किया था वो सब निस्ते नाबूद हो जाएगा, क्योंकि माल और मशीन दोनों ही गायब हो चुके होंगे। चाहे आग लग जाए, चाहे इस तरीके की अन्य कोई दुर्घटना हो जाए। अब इस अवस्था में वो व्यवसायी, वो इन्वेस्टर क्या करे? उसके सामने प्रॉब्लम थी। अब सोचो, अगर ये डर लगातार दिमाग में बना रहे तो क्या कोई भी उद्यमी आगे आकर के ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? नहीं, डर रहता ना। तो इस डर को खत्म किया जाए। अगर हमें औद्योगिकरण पे फोकस करना है तो पहले इस डर को खत्म करना होगा। तो बस डर को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन लेकर के आ गई बीमा कंपनियां। बीमा कंपनी आई और उन्होंने कहा कि आप संबंधित व्यवसाय का, संबंधित मशीन का, संबंधित वस्तु का हमसे बीमा ले लो। बदले में अगर आपको कहीं नुकसान हो गया तो हम क्षतिपूर्ति आपको कर देंगे। क्या कर देंगे? क्षतिपूर्ति आपको कर देंगे। जो नुकसान आपको हुआ है उसे हम कंपनसेट कर देंगे, उसकी भरपाई कर देंगे। लो, अब क्या था? रिटर्न तो मिल ही रहा था। वो जो सेफ इन्वेस्टमेंट हमारा था वो नहीं दिख रहा था, वो भी सेफ हो गया। इस गतिविधि से क्या हुआ? व्यवसाय में बूम आया कसके। उनको लगा कि अब भैया मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बीमा ले लिया है तो हमारी जो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, अगर बाई चांस ऐसी कोई दुर्घटना हो भी गई तो वो मुझे वापस मिल जाएगा। तो बस यहां से प्रारंभ हुआ बीमा का। अब जब बीमा व्यवसाय यहां से प्रारंभ हो गया
तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंश्योरेंस आए, और हमें क्या देखना है बेसिकली कारपोरेट अकाउंटिंग में कि उन सभी बीमों में उन सभी बीमा कंपनियों के द्वारा जो बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है उनकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, वो अपने यहां लिखेंगी कैसे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये जो बीमा कंपनीज आई हैं ये भी व्यवसाय कर रही हैं, ऐसा नहीं कि ये व्यवसाय नहीं कर रही हैं, ये भी व्यवसाय कर रही हैं, सामाजिक हित को ध्यान में रखती हैं, लाभार्जन का उद्देश्य है, आर्थिक क्रिया है और कानून के अंतर्गत ये संचालित होती। ये चार गतिविधियां जहां जहां हैं वो सब व्यवसाय हैं, तो बीमा कंपनियां भी व्यवसाय करती हैं। अब कौन कौन सी बीमा कंपनियां हैं तो थोड़ा हम लोग अब इस पे बात करेंगे। तो हम लोग अब देखेंगे काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के प्रकार। तो बीमा के प्रकार जब हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से 3 तरीके का बीमा होता है। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, नंबर 2 जनरल इंश्योरेंस, और नंबर 3 सोशल इंश्योरेंस। ये 3 तरीके का इंश्योरेंस होता है। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस का प्रारंभ कब हुआ, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए भारत सरकार ने 19 जनवरी 1956 में LIC की स्थापना करी। क्या किया, LIC की स्थापना कर दी। कब LIC की स्थापना कब हुई, LIC की स्थापना हुई 1956 में, जिसने 1 सितंबर 1956 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यहां से ये वर्किंग में आ गई। लेकिन इसके बाद में वर्ष 2000 से इसको सभी, ये जो लाइफ इंश्योरेंस था इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया, ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। ओके, ये कहां से ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए, वर्ष 2000 से ओपन कर दिया गया। क्यों ओपन किया गया इसकी बात अलग से करूंगा अभी। देखो लाइफ में भी बड़ी समस्याएं हैं। जो जीवन है वो क्या है, पानी के बुलबुले की भांति है। जैसे बरसात होती ना, पानी में बुलबुला बना फिर फूट गया, फिर बना फिर फूटा, फिर बना फिर फूटा, ऐसे। तो फिर बना फूटा, मतलब समाज में ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ उस पानी के बुलबुले की भांति है। आज है, विद इन सेकेंड पता नहीं है कि या होंगे या नहीं होंगे। आपको और घटनाएं याद हो या ना याद हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु जरूर याद होगी। स्पीच देते 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 एकदम से आंखें बंद। सोच के देखिए, जब मानव जीवन में कितनी अनिश्चितता है, किसी समय है किसी समय नहीं है। अच्छा, व्यक्ति तो निकल गया, लेकिन उसके पीछे छूट क्या गया, उसका परिवार। व्यक्ति का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ। मान लो वही बैकबोन था पूरी फैमिली की, फाइनेंशियल पर्सन वही था, वहीं से आ रहा था सब, जितना भी पैसा रुपया जो कुछ कर पा रहा था वही कमा रहा था। वो गया, उसके बाद परिवार के सामने 2 संकट आते हैं, एक तो व्यक्ति के जाने का संकट, दूसरा आर्थिक संकट। तो देखो यहां पर क्षतिपूर्ति नहीं होती है, यहां पर व्यक्ति थोड़ी वापस किया जा सकता है, यहां पर हेल्प करी जाती है। कौन सी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रारंभ कब हुआ, 1956 में हुआ। 19 जनवरी 1956 को जब भारत सरकार ने LIC की स्थापना करी, उस समय ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी। इसने अपना काम 1 सितंबर 1956 से शुरू किया, लेकिन वर्ष 2000 से इसको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां भी लाइफ इंश्योरेंस बेच सकती हैं। ओके, अच्छा, फिर बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस की। तो जनरल इंश्योरेंस का जो नेशनलाइजेशन है, वो जनरल इंश्योरेंस एक्ट ये पारित किया गया कब, 13 मई 1971 को। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट
बिजनेस एक्ट 1972 का नेशनलाइजेशन करके जनरल इंश्योरेंस की स्थापना करी गई, जो 13 मई 1971 को हुआ। और ये जो सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका नेशनलाइजेशन करके जनरल इंश्योरेंस का प्रारंभ किया गया। लेकिन इसको भी ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन 2000, वर्ष 2000 से इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। ओके, अब जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, देखो यहां क्या होता है, लाइफ का बीमा, मतलब यहां पर व्यक्तियों को बीमा दिया जाता है। व्यक्तियों को बीमा चाहिए तो कहां आएंगे, लाइफ इंश्योरेंस में आएंगे। ओके, अगर वस्तु को बीमा चाहिए, मशीन को बीमा चाहिए, माल को बीमा चाहिए, इन सबको बीमा चाहिए तो कौन देगा, तो जनरल इंश्योरेंस देगा। ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है। बात क्लियर है। जनरल इंश्योरेंस में कितने टाइप के बीमा होते हैं, तो फायर इंश्योरेंस होता है, मैरीन इंश्योरेंस होता है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। 3 तरीके के यहां पर इंश्योरेंस होते हैं। मतलब आग लग जाए तो यहां बीमा लेना है, आग का बीमा लेना है, अपनी फैक्ट्री से संबंधित, माल से संबंधित, तो कहां लोगे, जनरल इंश्योरेंस में लोगे। समुद्री मार्ग से माल को लाने ले जाने वाली कंपनियों को अगर बीमा लेना है तो वो कहां लेंगी, तो जनरल इंश्योरेंस में बीमा लेंगी। अन्य कोई भी एक्सीडेंट, मान लो थेफ्ट हो जाए, चोरी का बीमा लेना है तो कहां लेंगे, जनरल इंश्योरेंस। यहीं पर सारे इंश्योरेंस बाकी सब यहीं पर आते हैं। ओके, इसका 13 मई 1971 को जनरल इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत इसका नेशनलाइजेशन हुआ। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 में आया, ठीक है ना। बीमा कंपनी अधिनियम 1938 की धारा 2 के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस को डिफाइन किया गया है, जहां पर बताया गया है कि ये आग से संबंधित, समुद्री मार्ग से संबंधित और अन्य किसी दुर्घटना से संबंधित बीमे के लिए जनरल इंश्योरेंस की स्थापना करी गई है। प्राइवेट सेक्टर में ओपन किया गया, कब से, 2000 से। अच्छा, ये क्या होता है, सोशल इंश्योरेंस। देखो यहां के लिए जो सक्षम लोग हैं, ये बीमा लेने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, ये बीमा लेने के लिए भी कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारियां होती हैं कि समाज के वह वर्ग जो इन चीजों को नहीं अडॉप्ट कर सकते, उनके लिए भी बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना। ये वृद्धों के लिए, असहायों के लिए, वृद्ध बुजुर्ग हो गया एक ही में आ जाएगा, ठीक ना, उनके लिए, रोगियों के लिए ये बीमा उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके लिए भारत में कौन है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ना, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये बीमा आपका उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये बीमा उपलब्ध कराता है। तो देखो हमको ये वाला बीमा नहीं पढ़ना है, अपने हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमको ये वाला बीमा भी नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जानेंगे इसको कि ये क्या होता है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो हमको पढ़ना है जनरल इंश्योरेंस, इसे हमें पढ़ना है कि क्या होता है ये। पूरा का पूरा कौन सा पढ़ेंगे, जनरल इंश्योरेंस पढ़ेंगे। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में एक बीमा योग्य हित होता है, ठीक है ना, बीमा योग्य हित होता है। तो बीमा योग्य हित का मतलब क्या होता है, जब यहां पर जैसे लाइफ इंश्योरेंस में जब बीमा लिया जा रहा हो और फायर इंश्योरेंस में जब बीमा, ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीमा योग्य हित का होना कब आवश्यक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में बीमा योग्य हित का तब होना आवश्यक है जब आप बीमा ले रहे हैं। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपका इंश्योरेंस इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन मैरीन इंश्योरेंस की अगर बात करेंगे तो जिस समय आप क्लेम कर रहे हैं, जिस समय नुकसान जिस समय क्षति हुई है, उस समय आपका बीमा योग्य हित उसमें होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में बीमा योग्य हित बीमा लेते समय, और मैरीन की कंडीशन में बीमा जिस समय क्षति होती है उस समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। अब ये बीमा योग्य हित क्या होता है ना, किताबों में बीमा योग्य हित लिखा है, केवल इंश्योरेंस इंटरेस्ट लिखा हुआ है। बीमा योग्य हित होता क्या है, देखो बीमा योग्य हित का मतलब है कि संबंधित कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, जब ऐसी दुर्घटना हो जाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा, किसी का फाइनेंशियल लॉस होगा, उस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम बीमा लेते हैं, अदरवाइज बीमा लेते ही नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो एक नॉमिनी होता है,
नॉमिनी क्यों डाला जाता है? जैसे मान लो ए और सी, ए हस्बैंड है और सी वाइफ है, तो ए जब बीमा लेगा तो वो नॉमिनी करेगा सी को, अपनी पत्नी को, या अपने बेटे को करेगा, अपने भाई को करेगा, किसी को भी कर देगा। क्यों उसी को नॉमिनी करेगा? मैरिड है तो पत्नी को ही करेगा, बेटे को कर देगा। क्यों? मान लो वो व्यक्ति चला जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन जो परिवार पीछे छूट गया उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? फाइनेंशियल लॉस उसी का तो होगा जो परिवार पीछे छूट गया, है कि नहीं? उसका फाइनेंशियल लॉस होगा। तो बीमा योग्य हित किसका है? उन लोगों का बीमा योग्य हित है, तभी तो हम बीमा ले रहे हैं, नहीं तो बीमा क्यों लेते हैं, है कि नहीं? इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस में मान लो हमारा बीमा था, हमारा गोडाउन था बहुत बड़ा, उसके अंदर 10 करोड़ का माल लगा हुआ था, मान लो वो जल जाए तो माल तो गया ही गया, मुझे लॉस हुआ। कैसा लॉस हुआ? फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो उसमें मेरा बीमा योग्य हित है कि नहीं है? ये बीमा योग्य हित है। मैरीन इंश्योरेंस, समुद्री मार्ग में जहाज में लदा हुआ माल जा रहा था, जहाज डूब गया पानी में, तो लॉस है कि नहीं है? ये बीमा योग्य हित है। बात क्लियर? तो ये हित होना चाहिए बीमे के अंदर, तभी होगा एट मोस्ट गुड फेथ। कुछ भी छिपाएंगे नहीं आप बीमा में। बीमा करता और बीमा दाता दोनों, बीमा लेने वाला और बीमा देने वाला दोनों ही किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को छुपाएंगे नहीं, दोनों बिल्कुल एकदम सारी चीजों को क्लियर करने पर ही बीमा लेंगे। एक होता है प्रत्याशन का सिद्धांत, ये यहां पर लागू होता है, यहां लागू नहीं होता। प्रत्याशन का सिद्धांत यहां पर लागू होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, प्रत्याशन का सिद्धांत, वो जर्नल इंश्योरेंस में लागू होता है। प्रत्याशन का सिद्धांत क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति को कंपनसेट कर देगी, तो जो वस्तु शेष बची होगी वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, प्रत्याशन का सिद्धांत। बात क्लियर? ये 3 बातें आपको एकदम पक्का पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस 2 पक्षकारों के मध्य होने वाला एक अनुबंध है। इंश्योरेंस क्या है? 2 पक्षकारों के मध्य होने वाला एक अनुबंध है, जिसमें बीमा देने वाली संस्था बीमा लेने वाले व्यक्ति को क्षति हो जाने पर या एक निश्चित अवधि पूरी हो जाने पर, यहां पर क्या होता है, एक निश्चित अवधि पूरी होती है तब पेमेंट होता है, या क्षति हो जाए, दोनों में जो पहले हो, और यहां पर केवल क्षति हो जाने पर, तो क्या कहेंगे? बीमा 2 पक्षकारों के बीच होने वाला एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा देने वाली संस्था बीमा लेने वाले व्यक्ति को क्षति हो जाने या एक निश्चित समय अवधि पूरी हो जाने पर निश्चित राशि भुगतान करने का वचन देती है। उसको कहा जाता है इंश्योरेंस। बात क्लियर हो गई आपको इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई इंश्योरेंस क्या होता है। लेकिन ये डिफरेंस बता दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखो बच्चा, ये जो जनरल इंश्योरेंस है ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है और ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, यहां नुकसान हो जाएगा तो पेमेंट किया जाएगा, नुकसान नहीं होगा तो कोई पेमेंट नहीं होगा। आग लगने का बीमा लिया, आग लगेगी तो पेमेंट होगा, आग नहीं लगी तो पेमेंट नहीं होगा। यहां पर यह क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता है। यहां पर अगर मृत्यु हो गई या समय पूरा हुआ, दोनों में जो पहले होता है तब पेमेंट होता है। बात क्लियर है आपको? तो ये एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, जबकि ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट क्षति होने या एक समय अवधि पूरी होने, दोनों में जो पहले हो तब किया जाता है, और यहां पर भुगतान केवल तब किया जाता है जब क्षति होती है। क्षति ना होगी तो भुगतान नहीं किया जाएगा। जनरल इंश्योरेंस मुख्य रूप से 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए लिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस मुख्य रूप से 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए लिया जाता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लंबी अवधि के लिए लिया जाता है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, कितनी भी लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है। क्षति की जनरल इंश्योरेंस की कंडीशन में इंश्योर्ड वैल्यू और कंपनसेशन विच एवर इज लेस पेमेंट किया जाता है। मतलब जितने का बीमा लिया था या जितना वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है, दोनों में जो अमाउंट कम होगा उसका भुगतान किया जाता है। ठीक है ना? ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ नहीं पाए होगे। जैसे मान लो आपने माल का बीमा लिया, आपके पास 1 करोड़ का माल था, आपने बीमा ले लिया, आग लग गई और 20 लाख का माल जल गया, तो आपको 1 करोड़ नहीं पेमेंट होगा। बीमा तो 1 करोड़ का था, पेमेंट होगा 20 लाख। अब बात समझ गए? हाँ समझ गए। और यहां की जो सरेंडर वैल्यू होती है वो एक निश्चित अमाउंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो पेमेंट होता है। मैं बोनस, अगर कंपनसेट मान लो मृत्यु भी पहले हो गई तो बोनस के सहित पेमेंट होता है। यहां एक्चुअल ये नहीं देखा जाता कि आपने प्रीमियम कितना दे दिया था तो हम उतना ही पेमेंट करेंगे, ये नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होती है वो माल
में कितना जोखिम है, वस्तु में कितना जोखिम है, सिचुएशन में कितना जोखिम है और कितने का माल है, इस बात पर प्रीमियम डिपेंड करता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम इस बात पर डिपेंड करता है कि बीमित व्यक्ति की उम्र कितनी है और बीमा कितना बड़ा है। ओके, बात क्लियर है। इसकी सरेंडर वैल्यू जो होती है वो शून्य होती है। सरेंडर वैल्यू जो समर्पण मूल्य होता है वो 0 होता है, जबकि इसका सरेंडर वैल्यू होता है। मतलब यहां सरेंडर वैल्यू मतलब 1 वर्ष का बीमा लिया, आग नहीं लगी, आग का बीमा लिया था, आग नहीं लगी, मैरीन इंश्योरेंस लिया था, जहाज नहीं डूबा, तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। जबकि यहां का सरेंडर वैल्यू होता है। क्षति ना हो तो एक निश्चित अवधि के बाद व्यक्ति जो जीवित होगा उसी को पेमेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में फायर इंश्योरेंस की कंडीशन में 50%, एक्सीडेंट इंश्योरेंस की कंडीशन में 50% और मैरीन इंश्योरेंस की कंडीशन में नेट प्रीमियम का 100% रिजर्व बनाना होता है, जबकि यहां पर कोई रिजर्व नहीं बनाया जाता। तो उम्मीद है आपको जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब दोनों में समानता सुन लो। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस करने वाली सभी कंपनीज की पेड अप कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी केवल री इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, री इंश्योरेंस क्या होता है अगले वीडियो में जानेंगे। अगर कोई कंपनी केवल री इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है तो उसकी पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के रूप में संचालित हो रही कोई भी संस्था का वर्ष 31 मार्च को ही समाप्त होता है। उनकी अकाउंटिंग जो करी जाएगी फाइनल, वो कब होगी? 31 मार्च को करी जाती है। एंड लास्ट पॉइंट, IRDA के अंतर्गत इसका जो लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ए में दिया गया है, और जबकि इसको हम कहां दिया गया है, ये फॉर्मेट बी में दिया गया है। ये डिफरेंस है आपका, जो समानता है हमारे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में। अब बात रह गई अंतिम कि ये 2000 से वर्ष 2000 से इसको प्राइवेट सेक्टर में ओपन किया क्यों गया। देखो गवर्नमेंट ने देखो गवर्नमेंट में क्या होता है ना, गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है उसमें क्या होता है, एक बार लोग आ गए, उसके बाद मौज से बैठे कुर्सी पर, क्या सोच रहे हैं, आएगा काम तो कर देंगे, आएगा तो कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, काम को ढूंढना है, मुझे काम ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ के करना है। गवर्नमेंट के में क्या होता है, काम आएगा तो करेंगे, प्राइवेट में क्या है, काम ढूंढ के करना है। तो जब ये गवर्नमेंट में चल रहा था काम, जब ये दोनों ही इंश्योरेंस गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग थे, उस समय इंश्योरेंस का रेट बहुत कम था, बीमा का जो दर था, बीमा दर था वो बहुत कम था। अब गवर्नमेंट ने सोचा ये अनावश्यक हमने सरदर्द अपने हाथ में ले रखा है, अब क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, कोई अथॉरिटी रख देंगे, वो इनको हैंडल करेगी, वो इनको गाइडलाइन देगी, वो रेगुलेट करेगी, और काम ये लोग सब करें, प्राइवेट सेक्टर में भी करें। देखो जहां जहां कंपटीशन है, कार्य वहीं पर श्रेष्ठ है। हमेशा देखो दुकानें कहां हमें ज्यादा चलती हैं, जहां बाजार होता है। एकांत में दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई नहीं आता, जबकि बाजार में एक ही वस्तु की हजारों दुकानें हैं, फिर भी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां कंपटीशन है, वहां पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। जहां कंपटीशन होगा वृद्धि भी वहीं होगी। कंपटीशन में अगर नहीं हो तो वृद्धि नहीं हो सकती, फिर वो चाहे पढ़ाई हो चाहे व्यवसाय हो। पढ़ाई भी तभी होती है जब कंपटीशन में होते हो। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे कंपटीशन में है तो इससे आगे निकलना है, आगे निकलने की होड़। जो एलसी नहीं भाई, कंपटीशन है, आगे निकलने के चक्कर में पता चले उसका पैर तोड़ डालो, ये नहीं है कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि हम कार्य करके तुमसे आगे निकलेंगे। जो एलसी में हम करेंगे कुछ नहीं, तुमको नीचे खींचेंगे, ये नहीं करना है। व्यवसाय में होती है प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा कहां बनेगी, जब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर आएगा तभी तो प्रतिस्पर्धा बनेगी। तो कहा प्रतिस्पर्धा में ले आओ इसको, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दो। तो इसको जब प्राइवेट सेक्टर में ओपन किया गया, उससे पहले क्या किया गया, IRDA की स्थापना की गई। IRDA इसका मतलब क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1909। भारत सरकार ने क्या किया, IRDA की स्थापना कर दी 1999 में, जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसकी स्थापना कर दी गई। और अब क्या करता है, क्या है, IRDA चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे सोशल इंश्योरेंस हो, इन सभी बीमा को देने के लिए कैसे बीमा दिया जाएगा, IRDA ही अपनी गाइडलाइंस देती है। और इसी की गाइडलाइंस को मानते हुए ये सभी बीमे दिए जाते हैं।
तो सरकार ने क्या किया, इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। कब? जब 1999 में उसने IRDA की स्थापना करी। इसके बिना अनुमति के कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट का सेक्टर बीमा के संदर्भ में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बात क्लियर? तो ये एक संक्षिप्त उल्लेख जो मैंने आपके साथ किया इंश्योरेंस से संबंधित, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये आपके एकेडमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना या ना करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो इंश्योरेंस कंपनीज को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। हम लोग अपने अगले वीडियो से ये जानेंगे कि आखिर इंश्योरेंस कंपनीज कार्य करती कैसे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।